हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आज हमारी एक नई श्रृंखला स्टार्ट हो रही है और ये श्रृंखला पॉलिटेक्निक के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2020 के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और वैसे लोग भी इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं और जो आईटीआई और पैरामेडिकल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सिलेबस थोड़ा सा कॉमन है और पैरामेडिकल में आपको इसके अलावे भी और कुछ पढ़ना है, जैसे कि उसमें हिंदी और हिंदी इंग्लिश, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज़ उसमें पढ़ना है, ठीक है। जबकि आपका पॉलिटेक्निक में सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना है। तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है वो आपको सेट के माध्यम से नॉलेज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और इसके अलावा सतीश सर की श्रृंखला चल रही है, वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। और आज मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा सेट 1 का भौतिकी। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दाब इसमें नहीं मापा जाता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास: बार, पास्कल, केजी वाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब जो है, दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है और SI मात्रक इसका पास्कल होता है, ठीक है। और इसे बार में भी मापा जाता है, इसे बार में भी मापा जाता है। और दाब का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, फोर्स बट्टे एरिया। और बल का बीमा आपका क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। और एरिया को आप मीटर गुने मीटर यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मापा जा सकता है। तो किसमें इसमें प्रश्न पूछा गया है, किसमें नहीं मापा जा सकता है? तो आपका केजी वाट में नहीं माप सकते हैं, ठीक है। केजी वाट में आप नहीं माप सकते हैं, ये शक्ति की इकाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में होता है एक समान क्या होता है? तो कोई वस्तु अगर निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका जो एक समान होगा वो एक समान त्वरण होगा। एक समान त्वरण से कोई भी वस्तु नीचे गिरती है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास: बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, चौथा ऑप्शन है आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। आप जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व वाला बराबर फार्मूला होता है आपका, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, मास बट्टे वेलोसिटी। डेंसिटी बराबर ये होता है। तो वेलोसिटी जितना कम होगा, मास घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है? विपरीत है ना। अगर वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? घनत्व घटेगा। अगर वॉल्यूम घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये है कि आयतन के बढ़ने से क्या होगा? घनत्व के बढ़ने से आयतन घटेगा। इसका मतलब है कि यह 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो आयतन है वो घटेगा। अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए चौथा प्रश्न है आपका कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो ध्वनि का जो वेलोसिटी है वो इस्पात में अधिकतम होता है और लोहे को इस्पात भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस का तापांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है? मतलब आपको 15 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपको फ़ारेनहाइट स्केल पर दिखाना है कितना होगा। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ी फार्मूला है, अच्छी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आप लोग पेन और पेपर लेकर ही बैठिए और इसे बनाते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, आपको काफ़ी मदद करेगा ये। तो C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R-0/80।
आप इस फार्मूले को नोट कर लें। क्या है ये? C-0 यानी सेल्सियस के लिए है, C-0/100 बराबर फ़ारेनहाइट में है F-32/180 बराबर केल्विन में है K-273/100 और रोमर में है आपका रोमर R-0/80। अब आइए, हमारा जो सवाल है वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो हमें क्या करना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाले फार्मूले को लिखना है। तो C-0/100 बराबर F-32/180, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब C के जगह हम क्या लिखेंगे? C का कितना दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, हमारा 15 है, तो 15 - 0/100 बराबर F-32/180। इतना तक क्लियर है। अब आइए, 10 से एक ज़ीरो कैंसिल कर लिया हमने, 15 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 15 ही। तो इसको 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 9 18। ठीक है, अब 9 से 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 तिया 27। तो क्या बच गया इससे? 27 बराबर F-32। क्लियर है? तो F बराबर क्या हो जाएगा? 32 को इधर लाएंगे तो 27 + 32 कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा कितना? 7 2 9 और 2 3 5 59। ठीक है, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा? 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, छठा प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। तो प्रतिध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचने में 1/10 सेकेंड लगता है, यानी कि अगर 1/1 में अगर 10 से भाग दें तो कितना आएगा? 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, एक अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो पत्ती कैसा दिखाई देगा? तो आप रंगों का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो RGB को प्राथमिक कलर कहा जाता है। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला को प्राथमिक कलर कहा जाता है। बाकी कलरों को इनके मिश्रण से बनाया जाता है। तो जब हम हरा और लाल को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? काला बनेगा। रेड और ग्रीन को मिलाने से आपका क्या बनेगा? काला बनेगा, ब्लैक। ठीक है, तो ये आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसे आप करके भी देख सकते हैं कि आप एक हरे रंग की पुड़िया लाइए और उस लाल रंग की पुड़िया के साथ मिलाइए, देखिएगा रंग काला हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव आँख को दिखने वाला प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो ये होता है आपका 600 नैनोमीटर। अब नैनो की बात आई है तो बता देता हूँ कि माइक्रो होता है, माइक्रो ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15, एट्टो 10⁻⁻18। इतना तक आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके अलावा और भी होता है, जैसे आपका जेप्टो है तो वो हो जाता है 10⁻⁻21 और एक्टो है तो वो 10⁻⁻24 हो जाता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव में तो मेगा 10⁻6 होता है, गिगा 10⁻9 होता है, टेरा 10⁻12 होता है, पेट्टा 10⁻15 होता है, एक्सा 10⁻18 होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 9, जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो जब वस्तु जो है आपका उत्तल लेंस की तरफ आएगी, उसकी तरफ वस्तु अगर गति कर रही है लेंस की तरफ, तब प्रतिबिंब का आकार जो है मित्रों आपका घटेगा। क्या होगा? घटता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तब यह वस्तु को कितना आवर्धित कर सकता है? तो देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है m बराबर 1 + d/f। ठीक है, यानी कि m का मतलब है आवर्धन, कितना आवर्धित करेगा। तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि बराबर क्या हो जाएगा? 1 + d का मान हो जाएगा 25/2.5
और 2.5 से इसको काटिएगा, 10 मरतबा कटेगा तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, 10वें प्रश्न का आंसर क्या था, तो बी ऑप्शन सही था, 11 गुना। ठीक है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। 11वां प्रश्न है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है। तो आप जानते हैं कि सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी का होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अपरिवर्तित मतलब किसका सबसे कम विचलन होता है, तो वो लाल रंग का होता है। ये सही है। 12वां प्रश्न है, जब एक अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आप अगर अवतल दर्पण में फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जबकि अगर आप अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो आपका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनता है, ठीक एक दूसरे के अपोजिट बनता है। इस पर एक कंप्लीट आपका एनालिसिस करके वीडियो बनाया जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। चलिए प्रश्न संख्या 13, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर 20 ग्राम पानी को मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई 5 ग्राम का बर्फ़ है और उसको 45 डिग्री सेल्सियस पर आप 20 ग्राम गर्म पानी के साथ मिला रहे हैं, तब मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो दोस्तों ऊष्मा के नियम से, ऊष्मा के कंजर्वेशन लॉ से जितना ऊष्मा अगर आप गेन करते हैं उतना ही ऊष्मा आप त्याग कर सकते हैं। तो ऊष्मा भी एक ऊष्मा का भी संरक्षण ही होता है। ठीक है, जैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है उसी तरह ऊष्मा संरक्षण भी सिद्धांत है। ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं, ध्वनि ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है, इसके अलावा और भी है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला बात कि आप पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ को क्या करेंगे, पानी बनाएंगे। तो जो ऊष्मा लगेगी बर्फ़ को पानी बनाने में उसमें क्या करेंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को थीटा डिग्री सेल्सियस का पानी बनाने में, यानी कि आपका पानी तो ठंडा है, अब उसको आप 45 डिग्री पर पहले ले जाइएगा तब ना। तो उसको ले जाने के लिए आपको कितना टेम्परेचर लगेगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका 45 डिग्री सेल्सियस पर पानी के 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनने में लगी ऊष्मा के बराबर। तो आप लिख लें फटाफट, 0 डिग्री पर बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनने में लगी ऊष्मा प्लस 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को थीटा डिग्री सेल्सियस पर पानी बनने में प्रयुक्त ऊष्मा बराबर 45 डिग्री सेल्सियस पर के पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनने में लगी ऊष्मा के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम उतनी भाषा तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो हम आपको बताते हैं कि जैसा हमने कहा कि जैसे पहले हमने बर्फ़ को क्या किया, पानी बनाया। तो जानते हैं आपकी गुप्त ऊष्मा जो है कितनी होती है, 80 होती है बर्फ़ की। तो 5 × 80 प्लस फिर आप 5 ग्राम को ही क्या बना रहे हैं, उस पानी को ही गर्म करके आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएंगे, तापांतर करेंगे थीटा -0 डिग्री तक। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 20 × 1 × 45 माइनस थीटा। चूँकि हमारा जो मिश्रण जो आखिरी पानी है वो 45 डिग्री का है, गर्म है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे थीटा का मान, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नोट करिए, 5 × 80 प्लस 5 × 1 × थीटा -0 डिग्री बराबर 20 × 1 × 45 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे और थीटा का मान जो है वो आपका 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 14, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 36 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, इनके बीच एक वस्तु को रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब होंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर प्रतिबिंब की संख्या बराबर
संख्या बराबर, इसको n से लिखिए, n बराबर 360 डिग्री बट्टे थीटा। क्या होता है फार्मूला? 360 डिग्री बट्टे थीटा। ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर आपका जो मान है, मान अगर सम संख्या आएगा, मान क्या आएगा? सम आएगा, आ गया, तो आप क्या करेंगे? प्रतिबिंब n में n-1 हो जाएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर विषम आए तो जो n का मान आएगा वही आप प्रतिबिंब का मान लिखेंगे। क्लियर है? सम आएगा तो ये घटा कर लिखेंगे, और विषम अगर आ गया तो उतना ही लिखेंगे। अगर मेरा सवाल देखिए, सवाल ये है 36 डिग्री के कोण पर रखे हैं, तो हमारा थीटा क्या होगा? 36 डिग्री। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 360 बट्टे 36। 36 से हमने काटा, कितना आया? 10 मरतबा कटा। ठीक, तो 10 क्या आया? सम। तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा? 1 घटा के होगा, तो हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अगर सम आ गया आंकड़ा हमारा, तो हम 1 घटाकर प्रतिबिंब की संख्या लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.33 और 1.5 है। जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आप जानते हैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है आपका, निर्वात में, लिख लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने बोल दिया है, आप लिख ही लिए होंगे। म्यू बराबर C0 यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे CM यानी कि मीडियम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इस फार्मूले से आपका इसमें 2 समीकरण बनेंगे। 2 समीकरण क्या क्या? आपका एक बार जल के लिए दिया हुआ है और आपका एक बार कांच के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जल का लेते हैं, तो जल में हमारा अपवर्तनांक है 1.33, तो 1.33 बराबर क्या हो जाएगा? C0 निर्वात में हो गया, और ये हमारा क्या है? वाटर का है, तो CW हो गया, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा ये बनेगा, अब हम लेंगे कांच के लिए, तो कांच का क्या हो जाएगा? 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये हमने कांच के लिए लिया है तो कांच को हम ग्लास से लिखते हैं, तो CG हो गया, समीकरण 2। इतना तक आपका नोट कर लिया? नोट कर लें आप, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलिए, अब हम बात करेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 हमारा क्या था? समीकरण 2 भागा 1 करिए आप। समीकरण 2 भागा 1 से हो जाएगा आपका 1.5 बट्टे 1.33 बराबर आपका क्या हो जाएगा? C0 बट्टा CG ग्लास के लिए, और बट्टा C0 बट्टा CW। ठीक है, वाटर का। C0 से C0 कैंसिल। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा? CW तो ऊपर चला जाएगा, तो देखिए वाटर पहले दिया था ना अनुपात के लिए, तो वाटर ऊपर आ गया। तो अब देखिए 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2, और 1.33 को 4/3 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अब हमने देखा वहाँ निर्वात वाला कट गया था, तो वाटर CW बट्टे CG। ठीक है, अब ये देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, है ना? ये तो कन्वर्सेशन आता होगा आपको, तो 3/2, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? 3/4 बराबर CW/CG। यहाँ क्या आ गया? 3 तिया 9/8, यानी कितना अनुपात लिखेंगे इसको? 9:8। बिल्कुल क्लियर है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आपका छूट जाता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें, और ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो आप नोट करते चलें। 16वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया ये आपका ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। इसके अलावा विभवांतर ऊर्जा की इकाई और भी है। ऊर्जा की इकाई जूल है मैं मुख्य रूप से। विभवांतर से वोल्ट, विभवांतर का इकाई क्या है? वोल्ट है। आवेश का क्या है? कूलाम है। धारा का एम्पियर है। चलिए 17वां प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब उसकी चाल क्या होगी? यानी आपसे स्पीड पूछ रहा है। ठीक है,
तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा कितनी है 1 जूल, तो 1 बराबर 1/2 मास कितना है आपका, तो आपको कहा जा रहा है 1 किलोग्राम, तो 1/2 गुने 1 बराबर v²। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया v² बराबर 2, तो v का मान क्या हो जाएगा √2। 2 का वर्गमूल करेंगे आप, तो 2 का वर्गमूल से आपका क्या आ जाएगा, 2 का वर्गमूल होता है 1.414, ठीक है, यानी कि 1.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 18, यदि एक क्षण चुंबक को लंबाई में 3 भागों में काटा जाए तब ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी। आप जानते हैं कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब अगर इसको 3 भाग में काटेंगे तो तीनों टुकड़े का क्या क्या होगा, 2-2 पोल होगा, सब में एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा ना। तो 3 भाग में अगर आप काटते हैं तो 3 दूनी कितना हो गया 6 ध्रुव होंगे, टोटल कितने होंगे 6 ध्रुव। 3 में तीनों छड़ में क्या होगा 2-2 पोल होंगे, ठीक है, तो 3 दूनी 6 पोल होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। तो बाएं हाथ के नियम में आप पढ़ेंगे तो प्रतिरोध बल और धारा आता है, चुंबकीय क्षेत्र उससे नहीं निकलता है, ये नहीं निकलता है, ये आपका मैक्सवेल के नियम से निकलेगा, ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 20वां प्रश्न है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल का उसी तापमान पर भाप में परिवर्तित किया जाता है तब उसके आयतन में कितना परिवर्तन होता है। तब उसके आयतन में 1670 सीसी परिवर्तन होता है। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर का परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा कैसी होती है। तो हवा चूँकि हवा का क्या होता है, हवा में क्या होता है गति होता है, आपने पवन चक्की देखा होगा, तो गति की वजह से ऊर्जा होती है, अतः वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सा हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। हमारा कौन सा ग्रह है, हमारा तो भैया अर्थ है, पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, सभी तारे इस प्रकार गतिशील दिखाई पड़ते हैं, मतलब आपको लगता होगा कि तारे चलते हैं और किस दिशा में चलते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि तारे पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। किधर से किधर, पूरब से पश्चिम की ओर। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी निर्धारित की गई है और इसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सॉरी, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो खगोलीय इकाई होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्यमिक दूरी है। प्रकाश वर्ष तो प्रकाश के द्वारा सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है ना। और ये 9.4 होता है, 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर है, जबकि ये 15 करोड़ होता है खगोलीय दूरी, ठीक है। 25वां प्रश्न है, एक 50 केजी द्रव्यमान को उठाने में कुल 4900 जूल कार्य प्रयोग में लाया गया, तो द्रव्यमान को किस ऊंचाई तक उठाया गया। अब जब आप द्रव्यमान को उठाते हैं, किसी वस्तु को उठाते हैं, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के रिलेटिव में जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हर एक वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण के कारण अपनी ओर खींचती है, तो ये W बराबर mgh होता है, ठीक है। यहाँ से आपका W दिया हुआ है, कितना है, तो W का मान है 4900 जूल, इतना कार्य किया गया। मास आपको दिया हुआ है 50, G का मान आप जानते हैं 9.8 लिया जाता है, H का मान आपको नहीं पता है। यहाँ से दशमलव उड़ा दिए, 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। 98 को 5 से गुना करेंगे आप तो 490 आएगा, और 490 से इसको 10 दफ़ा काट सकते हैं, यानी कि H का मान कितना आ गया, H बराबर 10। क्लियर है,
चलिए प्रश्न संख्या 10, सॉरी इसका आंसर हो गया आपका 10, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी स्पीड से वापस आ जाता है, तो पिंड के संवेग में मोमेंटम में क्या चेंजिंग होता है। तो आप मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है आपका, और यहाँ से आपने गेंद को फेंका और गेंद यहाँ पर लगी दीवार में, तो गेंद मान लीजिए एम वेलोसिटी एम मास का है और भी वेलोसिटी से वेग कर रही है, तो आप जानते हैं कि P बराबर एम भी होता है। इतना मास तो चला गया, ये इस संवेग से गया और उसी संवेग से वो आप वापस आएगा, तो क्या होगा, डायरेक्शन तो इसका चेंज हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वेग क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि के अगर डायरेक्शन परिवर्तन हुआ तो वो माइनस हो गया, तो माइनस एम भी हो गया। अब आपसे संवेग में परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, एम भी माइनस एम भी, वापस लौटने वाला क्या हो गया था, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2m भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा, 2m भी। प्रश्न संख्या 27, 780 kg पर मीटर क्यूब घनत्व एवं 0.3 मीटर क्यूब आयतन का एक लकड़ी का ब्लॉक 900 kg प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाले तेल में तैर रहा है, लकड़ी का कितना आयतन तेल के अंदर है। तो तैरने के सिद्धांत से आप जानते हैं कि जो लकड़ी का घनत्व है, एक फार्मूला मैं यहाँ नोट करता हूँ, लकड़ी को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ L से, ठीक है, जगह हमारे पास कम है। L का घनत्व यानी लकड़ी का घनत्व बट्टे तेल को मैं O ले लेता हूँ, ऑयल का घनत्व, लकड़ी का घनत्व बट्टे ऑयल का घनत्व बराबर, यह किसके बराबर होगा, तो यह मैं अब RHS में लिखूँगा, ठीक है, आप RHS में लिखेंगे इसको, बराबर लकड़ी का तेल के अंदर का आयतन, तेल के अंदर का आयतन बट्टा लकड़ी का पूरा आयतन, ठीक है, लकड़ी का पूरा आयतन। क्लियर है, मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है, लकड़ी का घनत्व बट्टे तेल का घनत्व बराबर लकड़ी का तेल के अंदर का आयतन बट्टे लकड़ी का पूरा आयतन। ठीक है, क्लियर है। अब आइए फार्मूले से बैठाते हैं। तो लकड़ी का घनत्व कितना दिया हुआ है, देखिए आप 780 केजी पर मीटर क्यूब का क्या है, आपका लकड़ी का एक ब्लॉक बना हुआ है, यानी लकड़ी का घनत्व कितना हो गया 780। तेल का घनत्व दिया हुआ है कि 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व वाले तेल में तैर रहा है, यानी तेल का कितना हो गया 900। ठीक है, अब लकड़ी का तेल के अंदर का आयतन कितना है, तो वो तो मालूम नहीं मालूम है, इसको x मान लेते हैं। अब लकड़ी का पूरा आयतन कितना है, तो 0.3 है। यहाँ से आप x का मान नहीं निकाल सकते क्या, इजीली निकाल सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसका दशमलव चेंज करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप इसको ऊपर ले जाएं और इसको काटेंगे आप। ठीक है, तो इससे आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, आप इसका x का मान निकाल लें, और इसका जो है मेरे पास कैलकुलेशन का जगह नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.26। मैंने सारा चीज़ कर दिया है, आपको सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, 0.26 पर मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। 28वां प्रश्न है आपका, परिपथ में वोल्ट मापी का पठन क्या होगा। देख रहे हैं आप, एक चित्र बना हुआ है, इसमें आपका 2 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में जो सर्किट है उसमें वोल्ट मीटर का वोल्ट मापी का क्या होगा पठन। तो आइए पहला जो परिपथ है जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान है 12 वोल्ट। ठीक है, और R का मान है 200 ओम। ठीक है, 200 ओम। आप जानते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है,
यहाँ से आप एक फार्मूला जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। ठीक है, तो यहाँ से V का मान दिया हुआ है 12, I का मान नहीं पता है, यहाँ से I का मान निकालेंगे, R का मान 200 है, चूँकि मैं फर्स्ट ऊपर वाले सर्किट में ले रहा हूँ। ठीक है, I का मान कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 12/200, 2 से हमने काट दिया 6 मरतबा, और नीचे डबल जीरो है तो कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। ये निकल आया फर्स्ट सर्किट से हमारा क्या, धारा। ठीक है, करंट निकल आया। अब हम दूसरे सर्किट से निकालेंगे, तो दूसरे सर्किट से हमें क्या निकालना है, वोल्ट निकालना है। तो फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, V बराबर IR। तो हमें यहाँ V निकालना है और I वही रह जाएगा, करंट तो एक ही दौड़ेगा ना एक सर्किट में, तो 0.06 गुने R का मान क्या है, इसमें बंद सर्किट में 100 है, दशमलव हमने उड़ा दिया, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 6। तो 6 वोल्ट आपका इसका सही आंसर हो गया। 28 का सही आंसर क्या हो गया, 6 वोल्ट। प्रश्न संख्या 29, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग इसका फ़ारेनहाइट में कितना मान होगा निकाल कर बताइए, मैं इसका फार्मूला आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 30, सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य पर स्थित अधिकतम दूरी पर ग्रह है वरुण। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये सूर्य है, ठीक है, और ये आपका सूर्य है, प्रकाश दे रहा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहले आता है बुध। कौन आता है, सबसे पहले आएगा बुध, बुध के बाद आएगा शुक्र। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, उसके बाद बीच में आ जाता है एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं वो। अब मंगल के बाद कौन आएगा, तो मंगल के बाद आएगा बुध, यानी क्षुद्र ग्रह के बाद, सॉरी बुध नहीं, मंगल के बाद आएगा आपका बृहस्पति। क्या आएगा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। सबसे आखिरी में कौन आया, वरुण आया, है ना। क्लियर है, आपको याद हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सूर्य से सबसे निकट हो गया बुध, बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति आएगा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। क्लियर है। तो चलिए, ये था हमारा सेट 1 का 30 प्रश्न जो कि आपका फिजिक्स का था। और अगला जो हमारा होगा एपिसोड, उसमें मैं बात करूँगा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के सेट 1 का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर केमिस्ट्री में। धन्यवाद।